नमस्कार, शुभ संध्या। ब्रदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपका वीडियो का एग्जाम ग्राम सचिव अधिकारी का एग्जाम आपका हुआ है, जो कि 2 पारियों के अंदर क्या है आपका समाप्त किया गया है। प्रथम पारी अर्थात शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम आपका जो हुआ है, उसकी पूरे पेपर का एनालिसिस, पूरा विश्लेषण आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसके अंतर्गत आपके सभी विषय जैसे कि आपका जीके का पोर्शन, आपका रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर, हिंदी और आपका इंग्लिश, सभी विषयों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपको इसकी प्रॉपर आंसर की करवाई जाएगी। ठीक है, हमारे सभी अध्यापक और विशेषज्ञों के द्वारा एनालिसिस करवाया जाएगा प्रत्येक प्रश्न का। इसी के साथ आप जुड़े रहें और देखते रहें ग्राम सचिव अधिकारी के इस पेपर का शिफ्ट 1 का आंसर की। ठीक है, आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं मैं सामान्य ज्ञान के लिए राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि हरीश सर के द्वारा आपको करवाए जाएंगे। सर जी आइए। आप सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आता है थली। कि बरखान भी जो है वो भी बालुका स्तूप है, पैराबोलिक जो आएगा वो भी बालुका स्तूप है, और सीप भी जो भी आएगा वो भी कौन सा आएगा, बालुका स्तूप। वही दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दज्जिया व चिमाता किस जनजाति से संबंधित है। तो बात करें दज्जिया व चिमाता जो आएगा वो आता है भील जनजाति से संबंधित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें, तीसरा जो क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल का पशु सुमेलित नहीं है। तो इसका पहला जो एक बात करें तो पहला कौन सा है, सांचौरी गाय, मेहसाना भैंस, सोनाड़ी भेड़। वही बात करें खेरी बकरी। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आता है बी। इसका जो आंसर आएगा 3 का जो आंसर आएगा वो आता है बी। फिर उसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन जो है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियों की बात करें तो किस जिले में आती है। तो आएगा वो आता है गंगानगर। तो सर्वाधिक जो है धूल भरी आंधियों की बात करें कहाँ पे आएगी, गंगानगर में। फिर उसके बाद आता है अनातोलिया का पठार कहाँ पे है। तो आएगा इसका जो आंसर आता है 5 का जो आंसर आएगा वो आता है बी, टर्की में। कहाँ पे माना जाएगा, तो आता है टर्की में जो है इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर अपना बात करें नेक्स्ट की, छठवां क्वेश्चन बात करें, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो अब कहें हुमायूं के शासनकाल में जो है भारत आने वाले 2 चित्रकारों की बात करें तो वो कौन से आएंगे। पहला तो आता है सैयद अली और दूसरा कौन सा आएगा, अबू समद। तो इसका जो आंसर कौन सा आएगा, बी की बात करें तो 6वें का आएगा बी। वही बात करें 7वां जो क्वेश्चन आता है, लोक नृत्य जो है 4 वेद कहाँ का आएगा, तो आता है टोंक का। फिर उसके बाद करें निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। तो कहेंगे इसका जो आपका आंसर आएगा 8 का जो आपका आंसर है वो आएगा सी, कौन सा आएगा, शंकरिया नृत्य। फिर उसके बाद करें ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल के वास्तुकार की बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है सी, उस्ताद ईसा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है 10वां, तो वाद्य यंत्रों जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है उसकी बात करें तो वो कौन सा आएगा, आपका आता है सी। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 की बात करेंगे तो मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था, तो उसका जो आपका आंसर आएगा वो आता है साथियों सी। फिर उसके बाद करें कि 12वां जो आता है टोक्यो ओलंपिक का शुभकरण
जो है किसके यानी बात करें टोक्यो ओलंपिक उपकरण जो आएगा वो कौन सा आता है, वो आपका आएगा आंसर इसका जो आता है वो आएगा सी। फिर उसके बाद करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र व राज्य संबंध में कितना था, तो इसकी बात करें तो आएगा 60 और 40। फिर उसके बाद कहें राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015 व 16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या की बात करेंगे तो वो आपका कितना आएगा सी 68.66। फिर उसी की बात करें नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो बात करें 15वां का जो है जहाजपुर, नसीराबाद, ब्यावर या देवली, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आता है सी ब्यावर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रॉकी पर्वतों की जो है सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें तो रॉकी पर्वत सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी आएगी, वो आती है अल्बर्ट। फिर उसके बाद आता है 17वां जो क्वेश्चन आएगा वो आता है एस आकार का महासागरीय घटक वो किसे कहते हैं, तो एस आकार का जो महासागरीय घटक आएगा वो आता है वो आपका आएगा मध्य अटलांटिक घटक, इसका जो आंसर आएगा वो आता है बी। फिर उसके बाद 18वें क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, तो पहला तो बात करें कौन सा आएगा हरिकेन, अटलांटिक महासागर, टाइफून, चक्रवात। फिर उसके बाद चौथा आंसर जो रखा है वो आएगा विलीज। फिर इसकी बात करें आंसर जो इसका आएगा वो आता है डी। कौन सा आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आता है डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वंदे मातरम मिशन की बात करेंगे तो वंदे मातरम मिशन का संबंध किससे आएगा, तो आएगा कोविड महामारी के दौरान जो है विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें 20 की, तो अभंग का तात्पर्य क्या है, तो अभंग का तात्पर्य आएगा विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। फिर उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, स्वच्छ भारत मिशन में जो है शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है सी। फिर उसके बाद करें भयंकर 50 पौने हैं, तो भयंकर 50 पवनों की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, तो आएगा 5वां पवनों को ही जो कहते हैं भयंकर 50 पवने। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थलाकृति की बात करें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको जो है सही सुमेलित नहीं है उसका बताना है। तो इसमें आपका दे रखा है बोराट का पठार जो दे रखा है कुंभलगढ़ से गोकुंदा, भाकर दे रखा है वो आएगा पूर्वी सिरोही, रामगढ़ की पहाड़ी दे रखी है राजसमंद, वहीं बात करें गिरवा जो आएगा उदयपुर। जो 22वें की बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा, वो आता है सी। रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, हड़ौती क्षेत्र में मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कहेंगे मरमरा सागर जोड़ता है काला सागर को, इंडियन सागर को, काला सागर और इंडियन सागर को, काला सागर और मध्य सागर को, कैस्पियन सागर और अजोव सागर को, और काला सागर व कैस्पियन सागर। तो जो 24 में का आंसर आएगा वो कौन सा आता है, ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें किसकी सिफारिश के आधार पर जो है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ए। किसकी सिफारिश के आधार पर जो है आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया, तो आएगा फजल अली। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो भारत में जो है पहला सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आता है बी, भालोजी जयपुर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं, तो राजस्थान में जो है किस जंगल को जो है वो आपका आएगा सी, पलाश। फिर उसके बाद आता है 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो आता है निम्नलिखित में से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आता है डी। ठीक है, और वहीं बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, अनूप सिंह बीकानेर, उसके बाद दूसरा जो आएगा राज सिंह प्रथम नाथद्वार, फिर उसके बाद आएगा सावन सिंह किशनगढ़, तो विजय सिंह देवगढ़, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आता है 30। तो 30 की बात करें तो आपको इसमें मिलान करना होगा साथियों। जो पहले कहें वीर तेजाजी, शिवरात्रि, चंद्रभागा व मल्लीनाथ। वही बात करें तो वीर तेजाजी जो है राजस्थान के जो है लोक देवता में गिने जाते हैं। वही बात करें शिवरात्रि जो है पशु मेला आएगा, चंद्रभागा जो आता है, और वही बात करें झालावाड़, तो ये सभी जो है पशु मेलों की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ लगता है। तो इसका जो आपका आंसर जो आएगा वो आता है ए, यानी कि वीर तेजाजी जो है बात करेंगे परबतसर नागौर में। उसके बाद शिवरात्रि जो आएगा वो कहाँ पे आता है, भरतपुर में। फिर उसके बाद जो आएगा चंद्रभागा कहाँ पे आएगा, झालापाटन में। फिर उसके बाद आता है मल्लीनाथ कहाँ पे आएगा, बाड़मेर में। फिर उसी के बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो आता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुस्तक लेखक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला तो है इंडिया डिवाइडेड की बात करें मौलाना आज़ाद, फिर इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें राजेंद्र प्रसाद, फिर आता है इंडिया स्ट्रगल की बात करें सुभाष चंद्र बोस, फिर उसके बाद आएगा अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो सही सुमेलित है उसकी बात करेंगे तो कौन सा आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आता है सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। तो ग्रियर्सन की बात करें तो किस बोली को जो है भीलों की संज्ञा दी थी, भीलों की बोली की संज्ञा दी। तो पहला जो आंसर आता है वो आएगा वागड़ी, दूसरा जो आता है डिंगल, तीसरा अहिरवाटी, चौथा निवाड़ी। तो इसका आंसर क्या आएगा वो आपका आता है ए। फिर उसके बाद कहें मिर्जाई, दुतई और डंगला जो है किस प्रकार के हैं, तो कहेंगे ये आते हैं एक प्रकार के अंगरक्षी के हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। तो आएगा 18, 24, 21 या 12। तो इसकी जो बात आएगी वो कितना आएगा, वो आता है 24। फिर नेक्स्ट जो आता है कि कमला व इलायची किस चित्र शैली के अग्रणी महिलाकार थे। तो इसका जो आएगा वो आता है बी, नाथद्वार। फिर उसके बाद कहें राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो आएगा 1956 में जो है राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद बात करें 37वां जो क्वेश्चन आता है, सूची को मिलान करना है यहाँ पर भी। तो पहला तो दे रखा है रामानुज, फिर उसके बाद दूसरा कौन से दे रखा है निबार्काचार्य। तो इसका जो आंसर की बात करेंगे तो मिलान करना है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आता है ए, यानी कि रामानुज का बात करेंगे तो विशिष्टा द्वैतवाद की बात आती है। फिर उसी की बात नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आएगा वो कौन सा आता है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का जो है नया नाम बदलकर क्या रख दिया था। तो राजस्थान उद्योग जो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम बताइए। तो जनसंख्या की बात करें तो पहला जो इसका ऑप्शन आएगा सिरोही, प्रतापगढ़, जैसलमेर, दूसरा आता है जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, तीसरा आएगा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। फिर उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो आता है सी, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही की बात करें। फिर उसके बाद आता है 40वें क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो हमें इसकी सहायक नदियों का क्रम बताइए। तो आपको कई बार जो है सहायक नदियों की क्रम की बात करेंगे तो सहायक नदियों का क्रम कौन सा आएगा। तो इसका आता है पहले तो आएगा गुहिया, फिर आता है बांडी, फिर आएगा सुकड़ी और फिर कौन सा आएगा, इसका आता है जवाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वो आता है 2 जो है इसका आंसर रहेगा।
तो ये जो थे आपके राजस्थान से संबंधित थे। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल के भी जो क्वेश्चन आए थे जो कि आपको करवा दिए जाते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे कि बात करें, आपका जो क्वेश्चन नंबर आता है 61 की बात करें, तो जैसे कि जो है 61 क्वेश्चन दे रखा है, कथनों में ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला जो क्वेश्चन था, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। आर्टिकल 200, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन में लौटा दे। और 201, आपको इसमें कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है, इसमें बात करेंगे। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आता है कथन 1 व 2 दोनों ही सही है। वही बात करें तो कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। तो अगर आपसे पूछे कि अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे माना जाता है, तो आएगा इसका पंचायती राज सशक्तिकरण से माना जाता है। फिर उसके बाद आता है 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आएगा 2018 तक राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव जो है संपन्न हुए थे, उसमें जो है कितने आएंगे, तो कहा जाता है 15। कितने आएंगे, 15। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है, राजस्थान के किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया था। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आता है A, 2003। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 65 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया था। तो इसका जो आपका आंसर माना जाएगा वो आता है B, जगन्नाथ पहाड़िया को 13 जुलाई 1981। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो इसका आएगा D, और राज्यपाल को। फिर उसके बाद बात करें वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है इसका जो आंसर आएगा D, 11 बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला दे रखा है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना व उसकी जांच करना। तो इसमें आपको कहते हैं कि कौन सा कथन जो इसका सही माना जाएगा वो माना जाता है B, 2, 3 और 4। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। तो अगर आपसे पूछे कौन से जो है अनुच्छेद आएगा तो अनुच्छेद आता है B, जो कि कौन सा आएगा, अनुच्छेद 243। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान में सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में जो है सिविल सेवा अधिकरण की बात करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, तो आता है C, जयपुर। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो आता है, ठीक है, तो यहां तक साथियों आपके जो जीके में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो आपको करवाए हैं। अब जो आगे आपके जो है मैथ, इंग्लिश और साइंस या उसकी बात करें रीजनिंग की, वो आपको जो है रमनदीप सर द्वारा जो करवाए जाएंगे। हाँ, इसका जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं, अगर इसको पूरी तरह व्याख्या देखनी है तो हमारे जो है ब्रदर एजुकेशन हब के जो है यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा का पूरा इसको जो है डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। अभी जो है नेक्स्ट आपके सामने रमनदीप आएंगे, रमनदीप सर आते हैं और आपको जो है नेक्स्ट पेपर का हल करवाएंगे।
नमस्कार साथियों, आपके सामने लेकर आए हैं अभी नेक्स्ट अपने विषय की अगर बात करें तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है आपके वीडियो एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का आपका राजस्थान जीके और आपके पॉलिटिकल का सेगमेंट आपके द्वारा करवाया गया है, जो कि एकदम सटीक व सही एनालिसिस है और इसका विश्लेषण। ध्यान दीजिए, अपने अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट आपके रीजनिंग के प्रश्न। आपके रीजनिंग के प्रश्नों को जैसे अपने देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पड़ रहा है। प्रश्न संख्या आपकी 41, प्रश्न संख्या 41 से अपने क्या है रीजनिंग का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से अपने इसको देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर आपका 41, प्रश्न नंबर 41 आपके सामने जो का त्यों जो दिया गया है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, जैसे कि आपको दिया गया प्रश्न, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको संख्याएं कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, जैसे कि 429, 738, 273 और 894 और 156। प्रश्न को हल किस प्रकार से करना है ध्यान दीजिए। सिर्फ आपको प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा, एनालिसिस नहीं बताया जाएगा। पूरा उत्तर बताने का कारण क्या है, समय के अभाव के चलते हुए सिर्फ आपको सटीक उत्तर कुंजी दी जाएगी, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका सही उत्तर क्या है, और आप आंसर की का मिलान करके आप अपना स्वयं का मूल्यांकन यहां पर क्या है कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको प्रश्न पूछा गया, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो बड़ी संख्या व प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न का आपका जो सटीक उत्तर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बैठेगा। इसका जो अंतर आएगा वो आएगा आपका 7। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही इजी प्रश्न पड़ा है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि एक विशेष कोड में DEAF को 3587 लिखते हैं तथा FILE को 7465 लिखा जाता है। यह कोड में IDEL को किस प्रकार से लिखा जाएगा, IDEL को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस कोड का आपको क्या है आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सटीक आपका आंसर बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट बैठेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल ठीक आपका आंसर यहां पर निकल कर आया। ध्यान दीजिए, जैसे अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो आपका बनता है वो बनता है 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष वाले टॉपिक से पढ़ा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले टॉपिक में से आपका प्रश्न पड़ा है, और ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है, कथन आपको दिया गया है और कथन ये है कि अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं और रेखा क्या है ईमानदार है। इसके बाद में आपको निष्कर्ष दिए गए हैं, रेखा एक अध्यापिका है, जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है। प्रश्न नंबर आपको इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है, आप ईमानदार रहकर भी लाभ उठा सकते हैं, और ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। इस पूरे प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, कथन आपको पढ़ना है, और कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष को देखना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है या नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार का प्रश्न आपका हर एक परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है स्टेटमेंट और कंक्लूजन से। इस प्रश्न का जो पूरा आपका सटीक जो उत्तर बैठेगा वो आपका उत्तर नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, जो आपको बता रहा है कि कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। जैसा कि प्रश्न नंबर आपका 44 कह रहा है। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर आपका 44, प्रश्न नंबर 44 आपको कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है, जो आपके क्यूब और डाइज वाले चैप्टर से आया रीजनिंग के। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे छोटे घनों में काटा जाए। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे छोटे घनों की संख्या का अंतर। लास्ट प्रश्न का जो इसका मुद्दा है वो ये है कि एक तरफ से रंगे हुए और 2 तरफ से रंगे हुए, है ना, फलकों का क्या बताना, अपने को अंतर बताना है, न कि फलकों की संख्या। ठीक है, तो इसका जो आपका सटीक आंसर बैठेगा 44 नंबर जो प्रश्न आपका, ध्यान दीजिए 44 नंबर प्रश्न का जो सटीक आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, जो अंतर आएगा वो 0 को प्रदर्शित करेगा, 0 को प्रदर्शित करेगा। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। 44 प्रश्न संख्या 44,
45, प्रश्न संख्या 45, 45 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 45 आपसे कहना चाह रहा है कुछ इस प्रकार की बात। प्रश्न नंबर 45 में लिखा हुआ है कि निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने वाले क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? डिक्शनरी के अनुसार आपको शब्दों को सबसे पहले क्या है, एक क्रम के अंदर लगाना है, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में लगाना है और उसके बाद में बाईं ओर से चौथा अक्षर बताना है, जो कि इस प्रश्न का पूरा जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी निकाल कर दे रहा है, आई। ठीक है ना, आप अपना एनालिसिस करते जाएं। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसके अंदर? राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, अपने आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 यानी कि 46 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड इन द मिसिंग वैल्यू, आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, लुप्त संख्या, इस प्रकार का प्रश्न आपकी हर एक परीक्षा के अंदर देखा जा रहा है और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना, ये जो प्रश्न है इसका पूरा जो आपका सटीक उत्तर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट रहेगा। ठीक है ना, लुप्त पद इसके अंदर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगर अपने देखें तो प्रश्न नंबर आपका अगला, प्रश्न नंबर अगला आपका 47 नंबर जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है ना, अपने को नंबर ऑफ ट्राइंगल इसके अंदर फाइंड करने हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा कंडक्ट करवाया गया कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, आपके रीजनिंग में से इस टॉपिक में से 2 से 3 या 1 प्रश्न तो आता ही आता है। ठीक है ना, इसी प्रकार ग्राम सेवक के इस एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका पूरा जो उत्तर है, जो आंसर है वो सटीक बैठता आपका ऑप्शन संख्या डी, यानी कि त्रिभुजों की जो संख्या बनेगी वो इसके अंदर बनेगी 18। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो आपका 48 नंबर प्रश्न है और 48 नंबर जो प्रश्न है वो रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से आया हुआ है और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, तो एफ के भतीजे या भांजे होंगे। इस प्रकार से आपसे प्रश्न क्या है करना चाह रहा है एग्जामिनर, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बैठता है। इसके अंदर अपने को एफ के भतीजे और भांजों की संख्या आपको ज्ञात करके बतानी है, जो कि आपका उत्तर संख्या डी इसके अंदर सटीक बैठता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बना है ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या अगली, प्रश्न संख्या जो आपकी 49 नंबर जो प्रश्न है ये आपके रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से, बैठक व्यवस्था टॉपिक से आपसे पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहां पर बनता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है कि पी क्यू आर और एस को एक ही पंक्ति के अंदर, एक रो के अंदर बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते, क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता। तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए? असत्य पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा आपसे। ठीक है ना, ध्यान देना, आपसे क्या पूछा है इसके अंदर? इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो इसका पूरा आपका जो सटीक आंसर है, ठीक है, एनालिसिस करने पर वो बैठता आपका डी, पी प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना, पूरा जो आपका क्या है वो इसके अंदर सटीक आंसर डी बैठता है, जो कि इस प्रश्न का असत्य पद बता रहा है। अपने आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 पर। प्रश्न संख्या जो आपकी 50 है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, 50 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी आपका कहीं ना कहीं रक्त संबंध वाले टॉपिक से, रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन है, और उसमें से आपसे गणितीय संक्रियों वाला प्रश्न पूछ लिया गया है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हैं, और यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है हर परीक्षा के अंदर। ध्यान दीजिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, अपने को जानकारियां पढ़नी है। क्या कह रहा है? P इंटू क्यू, P मल्टीप्लाई Q का जो पूरा अर्थ है वो है P Q का भाई है, P प्लस Q का पूरा अर्थ है Q P की क्या है? माता जी है, और P माइनस Q का पूरा जो अर्थ है वो है Q P की बहन है। इसी प्रकार अंतिम जो इसके अंदर है वो है P डिवाइड बाय Q, इसका जो पूरा अर्थ है वो है P Q के क्या है? पिता हैं। और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि टी आर का भतीजा है। अपने से जो प्रश्न पूछ रहा है, जब अपने इन सभी के सभी ऑप्शंस को सोल्व करेंगे तो आपका जो इसके अंदर सटीक उत्तर बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
ठीक है, जहां तक आपका पूरा पूरा सटीक उत्तर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं, रीजनिंग के जो आपके 10 प्रश्न हैं वो इन टॉपिकों से पढ़े हैं, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज रहा है, ठीक है ना, यहां तक आपके क्या है संभव है। अगर अपने बात करें 51 नंबर प्रश्न के अंदर, और 51 नंबर जो प्रश्न है वो आपका गणित का यहां से प्रारंभ होता है, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के टोटल आपके 10 से 9 प्रश्न पड़े हैं, जिसके अंदर आपके क्या है 11th और 12th का जो सेगमेंट है, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके क्या पूरे पूरे पड़े हैं। हालांकि इस भर्ती परीक्षा के अंदर सरकार के द्वारा जो भी विज्ञप्ति आपकी जारी की गई थी, ठीक है ना, उस विज्ञप्ति के अंदर, उस पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 9वीं की गणित बताई गई थी, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे गणित के लेवल पर किसी के द्वारा या हमारे द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। ये आगे पता चलेगा जब आपकी सरकार क्या है रिजल्ट निकालेगी, उस दौरान क्या है कौन सा प्रश्न कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए वो आगे निर्धारित किया जाएगा। लेकिन एक बार प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या आपका 51 जो प्रश्न है वो आपका 11th क्लास की मैथमेटिक्स से प्रश्न बना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछ रहा है, यदि दो वृत्त x-1 की होल स्क्वायर प्लस y-3 की होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है, तथा x² प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अपने को बताना है कि कौन से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो कि आपकी r के मान को बताते हैं। तो इसके अंदर पूरा पूरा जो आपका सटीक उत्तर बैठेगा। 51 नंबर प्रश्न को फिर से देखने का प्रयास कीजिए। 51 नंबर जो प्रश्न है फिर से देखने का प्रयास कीजिए। 51 नंबर जो प्रश्न है इसका पूरा पूरा जो उत्तर आपका बैठेगा वो कुछ इस प्रकार से है। 51 नंबर प्रश्न का जो पूरा पूरा उत्तर आपका बैठेगा, r इज ग्रेटर देन 2। r ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि r की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका क्या है उत्तर ये बताने लग रहा है। ध्यान दीजिए, अपने आगे चलते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 52 आपके 10th क्लास की मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि √1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज, इसका मान क्या होगा। तो इसका जो पूरा पूरा आपका जो मान बैठेगा, अगर अपने इसको हल करने का प्रयास करें विद्यार्थियों, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन नंबर इसके अंदर डी क्या है, जो स्टीक बैठता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां पर बिल्कुल स्टीक आपका सही उत्तर रहेगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 के अंदर। प्रश्न संख्या 53 आपके गणित के चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से है, जो कि ये कह रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या हो बराबर हो, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ और हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, जो कि आपकी उत्तर नंबर डी को स्टीक बता रहा है, यानी कि 25% का प्रॉफिट होएगा, 25% का लाभ होएगा। अपने आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार प्रश्न संख्या 54 पर। प्रश्न संख्या 54 आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कह रहा है आपकी प्रायिकता वाले चैप्टर से, और प्रायिकता वाले चैप्टर से प्रश्न पढ़ा है। और ये जो प्रायिकता वाला चैप्टर है वो आपके क्लास 12वीं का प्रश्न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 प्रश्न ये कह रहा है कि एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से क्या हो अधिक हो। इसका जो पूरा पूरा उत्तर आपका स्टिक बैठता है वो बैठता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 इसका पूरा पूरा क्या है आपका स्टिक और सही उत्तर आएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। जैसे प्रश्न संख्या 55 पर आते हैं, और प्रश्न संख्या 55 आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एक सिंप्लीफिकेशन में से आया हुआ है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, फिर से ध्यान देना, ये आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और सिंप्लीफिकेशन में जो थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं वहां से आपसे क्या ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष क्या है आपके मेल यानी कि पुरुष। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो, क्या हो अनुपस्थित हो, तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग क्या होगा अनुपस्थित होगा, कौन सा भाग क्या होगा अनुपस्थित होगा। इस प्रकार के प्रश्न का आपका जो सटीक उत्तर बैठता है वो उत्तर नंबर सी, यानी कि ऑप्शन संख्या सी आपकी क्या होगी, यहां पर राइट आंसर होगा, आपका सटीक उत्तर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 56 के अंदर। और प्रश्न संख्या 56 जो आपका है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न आपका 56 नंबर प्रश्न है, जो गणित के
टाइम एंड वर्क चैप्टर से आया है। बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर बार इस चैप्टर में से आपको किसी ना किसी परीक्षा में से प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न आपसे यह कह रहा है कि x एक कार्य को 14 दिन में और y उसे 21 दिन में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले x कार्य को क्या है, छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या अपने को पूछी है, कितनी होगी। तो कुल संख्या अपने निकालेंगे तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट बैठेगा। 10 सही 1/5 दिन। मैं फिर से कह रहा हूं, सोल्व करके नहीं बताया जा रहा। समय के अभाव के चलते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो है सटीक और सही आंसर की आप तक पहुंचानी। इसी वजह से सही और सटीक आंसर की सिर्फ आपको प्रश्नों के उत्तर सिर्फ बताए जा रहे हैं, पूरा इसका हल आपको नहीं बताया जा। ध्यान दीजिए 57 नंबर जो प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर प्रश्न आपका समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से आया है, जो कि ये पूछ रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए और z की पावर a माइनस बी का पूरा मान कितना होगा। तो ये जो आपका प्रश्न है, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका 1 आएगा, यानी ऑप्शन संख्या बी आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी, एकदम राइट होगी। इसी प्रकार अपने चलते हैं आगे। आपका 57 के बाद में क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि ये फिजिक्स में से भी लिया गया है, या आप कह लो गणित का भी प्रश्न है। ठीक है ना, 11th क्लास की जो फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर संख्या 2, ठीक है, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। बेसिकली ये गणित के अंदर भी दर्ज किया गया है, जो कि आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से बनता है, सदिश और अदिश राशियों से। इसका जो पूरा सटीक उत्तर बैठेगा वो उत्तर संख्या बी आपकी राइट आएगी। रूट आपका 59 जो रहेगा वो एकदम क्या है, पूरा और सही उत्तर रहेगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने आगे, है ना, इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने आगे। तो ध्यान दीजिए, अगर अपने देखें तो प्रश्न संख्या आपकी अगला 59 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। 59 नंबर प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको संख्या दी गई है और इस संख्या का आपको इकाई का अंक क्या है बच्चों, ज्ञात करना है। और इसका जो पूरा उत्तर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इकाई का जो अंक आएगा हल करने के बाद में वो क्या आएगा, 7 आएगा, यानी कि पूरा जो आंसर ठीक आएगा वो आपका ऑप्शन संख्या ए होगी। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जो प्रश्न नंबर आपका 60 है, प्रश्न नंबर 60 आपके गणित के टॉपिक सिंप्लीफिकेशन में आया है, जो कि बता रहा है 1 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर। आपको विषम अंकों की एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है, जो कि 19 के स्क्वायर तक चल रही है, और आपसे पूछ रहा है कि इस पूरी सीरीज को ज्ञात करें तो पूरा उत्तर क्या बैठेगा। इस प्रकार से जब अपने हल करेंगे तो आपका राइट आंसर इसमें डी आएगा, 1330। क्या आएगा, 1330। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 61 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या 61, ठीक है ना। यहां से आपके पॉलिटिकल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, जो कि सर के द्वारा आपको एनालिसिस करवाए गए हैं। इसी प्रकार से बढ़ते हैं अपने आगे। आपके 70 नंबर प्रश्न और 70 नंबर प्रश्न जो है वो आपका पॉलिटिकल का प्रश्न पड़ता है। इसके बाद में अगर अपने देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन संख्या आपकी 71, क्वेश्चन संख्या आपकी 71, ठीक है ना। 71 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, यहां से आपके 71 से लेकर 80 नंबर तक जो प्रश्न बनते हैं ये आपके पूरे कंप्यूटर विज्ञान से प्रश्न बनते हैं। और कंप्यूटर का जो सेगमेंट है ये हर परीक्षा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको क्या है, ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। आपका 71 नंबर जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। ये पूछ रहा है फ्लो चार्ट प्रतीकों में के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अनुचित युग्म का चयन करना है, जिसका पूरा आपका जो सटीक उत्तर बैठता है वो आपका ऑप्शन संख्या बी, त्रिभुज टर्मिनल। ऑप्शन संख्या बी आपकी क्या है, यहां पर राइट आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ध्यान दीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि मान लें MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आएगा, है ना, चयन निम्न में से किस सेल पर आएगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे और ये जो प्रश्न है वो आपका सटीक उत्तर ए देगा, जो कि बताएगा A130, ठीक है। सटीक उत्तर आपका ए रहेगा, ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं अपनी इसी प्रकार प्रश्न संख्या 73 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पीढ़ी में
किस पीढ़ी के अंदर, कंप्यूटर की किस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था, इन विच जनरेशन ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड, है ना, किस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही बेहद ही इजी प्रश्न बनता है, जो कि आपका उत्तर संख्या सी यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर को सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 74 के अंदर। प्रश्न संख्या 74 आपको कुछ इस प्रकार से बताने लग रहा है कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंदर किस प्रकार की अपनी चीजें उपलब्ध होंगी, जो कि आपको ऑप्शंस के अंदर निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन संख्या 1, ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों की प्रविष्टि कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ये पूछना चाह रहा है। प्रश्न संख्या बी, आपका ऑप्शन संख्या बी, ध्वनि क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन संख्या सी, न तो ध्वनि ना ही चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार ऑप्शन संख्या डी, जो कि बता रही है चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया गया है, जिसका पूरा आपका सटीक आंसर ऑप्शन संख्या ए बैठेगा, ऑप्शन संख्या ए बैठेगा और ऑप्शन संख्या ए बैठेगा। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 75 या क्वेश्चन संख्या 75। क्वेश्चन संख्या 75 आपसे इस प्रकार से कहना चाह रही है कि निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। अपने को बताना है कि हार्ड डिस्क का कौन सा प्रकार नहीं है, और हार्ड डिस्क का कौन सा प्रकार नहीं बैठेगा, वो यहां पर रहेगा शॉकली, यानी कि ऑप्शन संख्या सी आपका एकदम करेक्ट और सटीक उत्तर बैठेगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76। 76 नंबर प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लाया गया था। प्रश्न संख्या आपका 76 जो आपसे पूछ रहा है कि किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लाया गया था। यह जो आपका प्रश्न होगा, इसका पूरा जो उत्तर सटीक बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन संख्या डी, प्रोलॉग, ऑप्शन संख्या डी। इसी प्रकार अपने बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 या 77 की ओर, और जो आपसे पूछना चाह रहा है परीक्षा के अंदर इस प्रकार से प्रश्न ये है, स्टूडेंट्स, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। इंटरनेट से प्रश्न पड़ा, कंप्यूटर का बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेट से हर एक परीक्षा में, अभी हाल ही के अंदर जो राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा हुई थी वहां से भी प्रश्न पड़ा था, और यह प्रश्न आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। जो आपका पूरा जो उत्तर बनाकर निकालेगा वो निकालेगा ऑप्शन संख्या बी, नेटिकेट। ऑप्शन संख्या बी आपका यहां पर एकदम सटीक व सहज प्रश्न होगा, सहज आपका उत्तर रहेगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 की ओर बढ़ते हैं, जो आपसे पूछना चाह रहा है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। इसका पूरा जो राइट आंसर बैठेगा वो ऑप्शन संख्या डी आपका बैठेगा। 1906 के अंदर, 1906 के अंदर आपका क्या है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 को अगर अपने ध्यान से पढ़ें, जो आपसे पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। यह आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जो कि आपका पूरा सटीक जो उत्तर बैठाएगा वो बैठाएगा ऑप्शन संख्या बी, जो आपका प्लाटर, है ना, प्लाटर कहलाएगा। ऑप्शन संख्या आपका बी यहां पर क्या है, सटीक उत्तर रहेगा। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 के ऊपर, 80 नंबर प्रश्न, जो कि आपका एमएस वर्ड से पूछा गया है। कंप्यूटर का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर कहां बैठेगा, इसका उत्तर बिल्कुल आपका सटीक सी नंबर ऑप्शन रहेगा, बुक मार्क से। ये जो आपका की स्ट्रोक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 है, ये बुक मार्क से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 81, और यहां से आपका इंग्लिश का सेगमेंट स्टार्ट होता है। विषय आपका अंग्रेजी या इंग्लिश का सेगमेंट स्टार्ट होता है, तो ध्यान दीजिए, इंग्लिश वाले सेगमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 81 या आप कह लो इंग्लिश का प्रथम क्वेश्चन, ये आपका प्रश्न जो बन रहा है वो बन रहा है, वन वूज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, पूरा एक वन वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कह रहा है कि टू अर्न मनी इज। तो आपका ऑप्शन संख्या डी इसके अंदर क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन बैठेगा, जो इसका सटीक उत्तर रहेगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 के अंदर, इंग्लिश के प्रश्न संख्या 82 के अंदर, और प्रश्न संख्या जो 82 है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्न है, जिसमें पूछना चाह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म्स द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है वो आपसे पूछना चाह रहा है। एक आपको सेंटेंस या वाक्य इसके अंदर दिया गया है जो आपको कह रहा है कि इस डायरेक्ट स्पीच को आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है, ठीक है ना। वाक्य आपको दिया गया है, सी सेड टू मी आई थॉट आई हर्ड टू कमिंग डाउन द स्टार्स। ये आपको क्या है बताना है। तो इसके अंदर जो आपका स्टिक जो सही उत्तर बैठेगा वो ऑप्शन संख्या ए आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन संख्या ए। जो इसका सटीक उत्तर है वो विद्यार्थियों ऑप्शन संख्या ए। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछना चाह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपका वॉइस जो इंग्लिश का टॉपिक है वहां से प्रश्न बना है, और जो पूछ रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस आपको बताना है देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। इसका जो वॉइस आपका बनेगा पूरा पूरा, जो आपका सटीक उत्तर बनाएगा ऑप्शन संख्या 4 या डी, देयर इज नो फॉरम टू बी रिजेक्टेड, है ना। पूरा पूरा जो आपका उत्तर आएगा वो ऑप्शन संख्या इसके अंदर डी रहेगी। विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टीक आंसर की आपके सामने लाई गई है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और आप लाइक भी करें वीडियो को। इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 84 के अंदर। क्वेश्चन संख्या 84 84 नंबर प्रश्न जो आपसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस फ्रॉम द गिव ऑप्शन, ठीक है ना। आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है और आपको फिल इन दी ब्लैंक इसके अंदर करना है। एज सुन एज सी ब्लैंक दिया हुआ द बुक शी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर, ठीक है ना। इसके अंदर आपको फिल इन दी ब्लैंक भरना है, जो कि आपका पूरा पूरा सटीक उत्तर ऑप्शन संख्या सी बनाएगी, हैड फिनिश्ड। ऑप्शन संख्या सी बनेगा जो इसका पूरा पूरा एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 85 के अंदर, और प्रश्न संख्या 85 आपका साइनोनियम से पूछा गया है, वोकैब का प्रश्न है, जिसके अंदर आपको वर्ड दिए गए हैं और इसके सिनोनियम्स दिए गए हैं, और आपको चूज करना है कि इसके अंदर सटीक और सही इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा बैठेगा। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सटीक और सही ऑप्शन है विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो आपका ऑप्शन संख्या डी इसके अंदर राइट आएगा, आपका ऑप्शन संख्या डी, या आप कह दो ऑप्शन संख्या 4। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका अगला प्रश्न इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन करेक्ट आपको बताना है फॉर्मड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म, ठीक है ना। ये आपको प्रश्न पूछा गया पूरा पूरा, जिसके अंदर आपको इनकरेक्ट बताना है, यानी कहीं ना कहीं एरर इसके अंदर ऑप्शन के अंदर दी गई है जो अपने को फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए 86 नंबर जो आपका प्रश्न है, इसका सटीक उत्तर पूरा पूरा जो राइट बैठेगा वो ऑप्शन संख्या डी होएगी, मैक हैव वाइल द सन शाइन। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट आपका प्रश्न आता ही आता है इंग्लिश में से, कोई ना कोई एरर प्रश्न आपको पूछता ही पूछता है ना। एरर डिटेक्शन से ये प्रश्न बनता है पूरा का पूरा। अगर अपने आगे पढ़ें तो क्वेश्चन संख्या 87, ध्यान दीजिए 87 नंबर प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए, जो क्वेश्चन संख्या आपका 87 है। और 87 नंबर प्रश्न के अंदर आपको कॉलम ए के अंदर आपको कुछ ब्लैंक दिए गए हैं, और इसी प्रकार कॉलम बी के अंदर भी आपको कुछ ब्लैंक गिवन हैं या दिए गए हैं, ठीक है ना। पूरा पूरा जो इसका उत्तर जो स्टिक बैठेगा विद्यार्थियों वो ऑप्शन संख्या आपका बी क्या है, राइट बैठेगा। ऑप्शन संख्या बी इसका पूरा पूरा राइट उत्तर रहेगा। फिर से कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, जो कि आपके वीडियो का जो पेपर फर्स्ट है, शिफ्ट फर्स्ट है, उसकी स्टिक और आपके सामने सही एकदम स्टिक उत्तर कुंजी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 88, प्रश्न संख्या 88 आपके इंग्लिश के आर्टिकल टॉपिक से बना है, जो कि आपसे पूछ रहा है कि ही वर्क इन LIC ऑफ इंडिया, है ना, LIC ऑफ इंडिया। जो इसका पूरा पूरा उत्तर बनाएगा ऑप्शन संख्या बी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या बी इज ए
करेक्ट आंसर। आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे अगर अपने प्रश्न आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या आपका 89, ध्यान दीजिए 89, ठीक है। 89 नंबर जो प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों, इसका पूरा पूरा जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन संख्या 4 या ऑप्शन संख्या डी इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ये आपको फिल इन दी ब्लैंक करना था, ब्लैंक स्पेस इन दी सेंटेंस शी इज आपको खाली जगह दी गई है देन हर सिस्टर। इसके अंदर ऑप्शन संख्या आपका डी है जो क्या है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 यानी कि 90 नंबर जो प्रश्न है ये आपको देखना है, प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपसे पूछ रहा है फिल इन दी ब्लैंक, फ्रेजल्स वर्ब से आपका प्रश्न बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न आपका हाउ डिड यू कम आपको एक ब्रैकेट के अंदर दिया गया है दैट रेयर डायमंड, ठीक है ना, रेयर डायमंड्स। ये आपको बताना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका पूरा पूरा आपका उत्तर ऑप्शन संख्या ए है जो आपकी सटीक उत्तर बैठता है ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिए यहां तक आपका इंग्लिश का सेगमेंट क्या विद्यार्थियों कंप्लीट होता है। आप अपने प्रश्न पत्र को सामने रखकर आप आंसर की को बनाइए खुद से और मूल्यांकन कीजिए कि आपके सटीक और सही कितने प्रश्न बैठ रहे हैं, जो कि आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताने हैं कि सर हमारे इतने प्रश्न हैं जिनका क्या है राइट आंसर आ रहा है या इतने में से इतने प्रश्न हमारे सही बन रहे हैं। ध्यान दीजिए अगला सेगमेंट अपना स्टार्ट होता है हिंदी का, और हिंदी के प्रश्न आपके 91 से प्रारंभ होते हैं। और 91 जो आपका प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना। 91 नंबर प्रश्न में से आपको बताना है समश्रुत बिनारक शब्द की बिनार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। असंगत युग्म बताना है अपने को दिए गए शब्द का, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो आपका सटीक उत्तर ऑप्शन संख्या सी बैठता है पायस पायसा बराबर आपका दिया गया है वर्षा कोमा शत्रु, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन संख्या सी इसके अंदर क्या है एकदम राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की ओर। और प्रश्न संख्या 92 आपसे पूछना चाह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो ध्यान दीजिए पूरा पूरा जो उत्तर बैठेगा वो बैठेगा आपका बी। बी आपसे कह रहा है जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय नहीं होता, जिसे जीतना आसान हो। ऑप्शन संख्या आपका बी इसके अंदर क्या है जो क्या है सटीक एकदम राइट एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की ओर। तो ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 93 93 नंबर प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो आपका जो 93 नंबर प्रश्न है उसका पूरा पूरा जो सटीक उत्तर है वो ऑप्शन संख्या सी द्रौपदी निर्विवान, ठीक है ना, द्रौपदी निर्विवान। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। शुद्ध शब्द वाला प्रश्न है या शब्द शुद्धि जो टॉपिक है वहां से जो आपका पूरा पूरा प्रश्न बना है, ठीक है ना। ऑप्शन संख्या आपका सी इज ए करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 94 94 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आपसे पूछ रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए, है ना। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित शब्द का चयन कीजिए। तो विलोम शब्द आपको दिया गया है और इसका जो सटीक उत्तर आपका बैठेगा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन संख्या सी आपका यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों करेक्ट उत्तर है अर्पण। जो आपको दिया गया है समर्पण शब्द से यह आंसर क्या आपका अनुचित युग्म शब्द है जो कि विलोम शब्द का आपका बन रहा है। ध्यान दीजिए अपने आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 की ओर, प्रश्न संख्या 95 की ओर। प्रश्न संख्या 95 आपसे पूछ रहा है कि प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए, है ना। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। तो प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प अपने को बताना है। नीचे आपको 4 विकल्प इसके अंदर दिए गए हैं जिसमें से आपका बिल्कुल उत्तर जो सटीक और सही बैठेगा वो आपका ऑप्शन संख्या सी विचारण प्लस यह बराबर में विचारणीय है। जो आपका उत्तर संख्या सी इसके अंदर बिल्कुल सटीक व सही बैठेगा। ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96 की ओर। और प्रश्न संख्या 96 आपसे यह पूछना चाह रहा है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है।
किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। आपसे पूछना चाह रहा है संधि विच्छेद, और जो आपका यहां पर सही किया गया है, तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है ना, वो ऑप्शन संख्या राइट आपकी बी बैठेगी। ऑप्शन आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। अनोन्याय जो बराबर अन्य प्लस अन्य से बन रहा है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या आपका 96, ऑप्शन संख्या बी इज ए करेक्ट आंसर। आप साथ साथ अपने प्रश्न पत्र के साथ में आंसर की को मिलान करते हुए चलिए, जिसमें आप अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट, एकदम सटीक बैठते हैं। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की ओर। 97 नंबर जो प्रश्न है विद्यार्थियों, वो कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कह रहा है समास विग्रह की दृष्टि से सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। समास विग्रह की दृष्टि से सुमेलित असुमेलित विकल्प का चयन करना विद्यार्थियों। असुमेलित विकल्प आपको बताना है, असुमेलित विकल्प। तो ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 97 और 97 जो प्रश्न है, इसका जो सटीक उत्तर बैठता है वो आपका प्रश्न ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए इज ए करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर आपका बैठता है। इसी और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98 की ओर, और प्रश्न संख्या जो आपका 98 है, जो बता रहा है तत्सम व तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तत्सम और तद्भव शब्द से आपका प्रश्न पूरा पूरा बना है, जिसका एकदम सटीक वह जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी गोधुम और गाहक। आपका ऑप्शन संख्या बी इसके अंदर क्या है विद्यार्थियों, एकदम सटीक और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की ओर, जो कि आपकी पर्यायवाची शब्द से दिया गया है, और प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर क्या हैं, पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अंतिम लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। प्रश्न ये पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान दीजिए इस पूरे के पूरे प्रश्न का जो एकदम सटीक व सही उत्तर बैठेगा वो आपका ऑप्शन संख्या डी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन संख्या 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। आगे बढ़ते हैं आपके पेपर के बिल्कुल अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि आपका लोकोक्ति से है। लोकोक्ति आपसे पूछी गई है तबेले की बला बंदर के सिर, है ना। उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा, उचित अपने को अर्थ बताना है। तो इस प्रश्न का 100 नंबर प्रश्न का जो पूरा पूरा सटीक उत्तर बैठेगा विद्यार्थियों, वो बैठेगा ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी इज ए करेक्ट आंसर एंड द राइट आंसर। इसी प्रकार विद्यार्थियों आपके इस वीडियो के शिफ्ट 1 की पूरा पेपर एकदम सटीक उत्तर कुंजी के साथ में लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए थे, ठीक है विद्यार्थियों। आपको अपना प्रश्न पत्र सामने रखना है, सभी प्रश्नों को आपको हल करके देखना है, आपको मिलान करना है, ताकि आप स्वयं का मूल्यांकन अच्छे से कर पाएं। और आपको इसी प्रकार इसी प्लेटफॉर्म पर आगे कल वाले दिन का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो प्रश्न पत्र है उसकी आपको सटीक उत्तर कुंजी आंसर की क्या है प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों, अपने विद्यार्थियों तक आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, अलविदा। मिलते हैं कल वाले प्रश्न पत्र की शिफ्ट 1 के साथ में, और आपको अपना मूल्यांकन भी करना है। नमस्कार।